नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जगुका जीके हब में आपका मैं स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। आपने देखा होगा कि राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज आज से हम शुरू कर रहे हैं। आरपीएससी, आरएसएम-एसएसबी या कोई अदर बोर्ड या डिपार्टमेंट की किसी भी प्रकार की आपकी परीक्षाएं हो, उनमें राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। राजस्थान जीके कई अलग अलग सेगमेंट्स या सेक्शन में डिवाइड है। उसमें हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट आपको सवाई सर के माध्यम से यहां पर पढ़ाया जाएगा। मैं आपके सामने राजस्थान की ज्योग्राफी सीरीज में और राजस्थान की ज्योग्राफी के साथ साथ मैं आपको जो इको वाला सेक्शन होता है, जो ज्योग्राफी से कनेक्ट होता है, उसको भी यहां पर कई पॉइंट्स में समझाऊंगा। परंतु जो बाकी ओवरऑल राजस्थान जीके की जो करंट होगी वो सवाई सर के माध्यम से ही आपको समझाई जाएगी। सबसे पहले आपने देखा होगा किसी भी टॉपिक को शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो न्यूट शैल में आपको चीजें पता होनी चाहिए। उसी क्रम में मैं यहां पर राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसे आपके सामने बहुत ही इजी फॉर्मेट में उदाहरण के साथ आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। हम यहां जितनी भी चीजें पढ़ेंगे उसमें मैप आदि चीजों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आने वाली क्लास होती जाएगी आपको वीडियोस, आपको कुछ ऐसे बेसिक चित्र हैं, बेसिक इमेजेस है जिनके माध्यम से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो उम्मीद है कि हम उसमें सफल होंगे और आपको वो हर चीज सटीक रूप से बिना रटे दिमाग में फिट होकर समझ में आ पाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी का मैं सिलेबस आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं, जिसके दो पार्ट हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम देखेंगे सबसे पहले कि राजस्थान ज्योग्राफी, तो राजस्थान ज्योग्राफी में सबसे पहला जो मैं पार्ट लिखूंगा वो लिखूंगा भौतिक भूगोल। सबसे पहला जो मैं पार्ट लिखूंगा ये मैं लिखूंगा भौतिक भूगोल और इसको हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, इसको से भी पहले एक और टॉपिक स्टडी किया जाता है और इस टॉपिक को मैं यहां लिख देता हूं, जिसको हम कहते हैं आपके अक्षांश और देशांतर। एक और टॉपिक लिया जाता है जिसको कहते हैं, एक तो आपके हो गए अक्षांश, यानी अक्षांशों को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स। ये मैं बताते जाऊंगा आपको। इंग्लिश वोकैबुलरी जो है, जो भी टॉपिक हिंदी में मैं लिखूंगा उसकी इंग्लिश वोकैबुलरी है उसे मैं प्रोनाउंसिएशन करता जाऊंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। और फिर भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, साथ में आपको हम स्टडी करते हैं इसमें देशांतर। अब कई बच्चे क्या सोचने लग जाते हैं कि अक्षांश देशांतर पढ़ रहे हैं तो हम कहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ रहे, हम कहीं इंडिया की ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ रहे। ज्योग्राफी कोई वर्ल्ड इंडिया की या राजस्थान की नहीं होती, ज्योग्राफी तो ओवरऑल ज्योग्राफी होती है। पर अक्षांश और देशांतर को जब हम समझ लेते हैं तो उसको समझने के बाद किसी भी स्थान की लोकेशन को ज्ञात रखने में, किसी भी स्थान की जलवायु को समझने में, और तीसरा कोई भी स्थान हो उसका टाइम समझने में हमें बिल्कुल भी जो कठिनाई है वो नहीं होती। आपने देखा होगा जो आरपीएससी की हेडमास्टर वाली परीक्षा होती थी जो पिछली बार हुई थी, उसके अंदर हुआ आपकी दूसरी परीक्षाओं में वो अक्षांश और देशांतर से संबंधित भारत और राजस्थान के क्वेश्चन क्या करे गए थे, पूछे गए थे। अब आप छोड़ देते हैं, पर आपने देखा होगा परीक्षा में एक, आधा, पौना इतना नंबर भी क्या माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है और छोटे छोटे नंबरों से मेरिट रह जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको भी सबसे पहले कवर करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ जब हम आते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम सबसे पहले, मैं आपको पॉइंट में लिख देता हूं, सबसे पहले आता है राजस्थान का परिचय, कि राजस्थान का बेसिक इंट्रोडक्शन कौन कौन सा है। इसी के अंदर राजस्थान की सीमाएं ये इंक्लूड हो जाती है। इसी के अंदर राजस्थान के विभिन्न विभाग हो गए, विभिन्न शहर हो गए, उनके जो उपनाम होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। और इसी में आपका आ जाता है कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं। तो ये बेसिक चीजें हम किस में पढ़ते हैं, परिचय में पढ़ते हैं। अच्छा, कभी कभी हम जब राजस्थान का परिचय पढ़ते हैं तो हमें लगता है हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जबकि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे होते। हिस्ट्री सेक्शन में से हमने वो चीजों को एक्सट्रैक्ट किया है, वहां से निकाला है, ताकि हम राजस्थान की ज्योग्राफी या जिस भूभाग पे हम रह रहे हैं उसका नाम राजस्थान क्यों पड़ा वो हम भली भांति क्या कर पाए, समझ पाए। तो इसलिए हम ये परिचय के रूप में सारी चीजें देखते हैं।
इसमें आपका राजस्थान की सीमाएं आ जाती है, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं आ जाती है, राष्ट्रीय सीमाएं जिसे अंतरराज्यीय सीमाएं कहते हैं वो भी आ जाती है, डिस्ट्रिक्ट की आपस में सीमाएं आ जाती है, वो सारी चीजें इसमें क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। यहां एक टॉपिक आता है, इस टॉपिक को हम क्या कहते हैं, उपनाम कहते हैं। जैसे उपनाम अलग अलग हो सकते हैं, राजस्थान के जो शहर हैं उन शहरों के भी उपनाम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे शहरों के उपनाम के रूप में धातु नगरी हो गई तो आपकी नागौर हो गई, ठीक है ना। फिर आपने देखा होगा अलग कोई शहर है, राजस्थान का अन्न भंडार है, राजस्थान का नागपुर है, बहुत सारे हैं। तो वो जैसे जैसे सिलेबस आएगा मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा, रटना नहीं है, लॉजिक से चीजों को याद रखने की कोशिश करनी है। फिर उसमें उपनाम में आपके जैसे राजस्थान के कुछ महल होते हैं या राजस्थान के कोई दुर्ग होते हैं, तो उनके उपनाम आपसे क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह राजस्थान के कई क्षेत्रीय उपनाम हैं, राजस्थान के क्षेत्रीय उपनाम, तो कुछ क्षेत्रीय उपनाम भी आपसे क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे वागड़ किसे कहते हैं, बांगड़ किसे कहते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है कि परिपत्र किसे कहते हैं, रोमक किसे कहा जाता है, या मेवल किसे कहते हैं, देवलिया किसे कहते हैं, मेवात क्षेत्र किसे कहते हैं, तो वो सारे क्षेत्रीय उपनाम आते हैं। उनको भी मैं मैप के माध्यम से आपको 1 बाय 1 करके सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। तो एक तो ये उपनाम वाला जाता है। दूसरा राजस्थान का जो फिजिकल ज्योग्राफी में टॉपिक आता है, ये आता है राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का भौतिक विभाजन, इसको हम बोलते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। मोटे रूप में देखिए, डॉक्टर वीसी मिश्रा साहब ने, जिनकी बुक पुस्तक आती थी 1971-72 में, उन्होंने राजस्थान के भौतिक विभाजन में राजस्थान को कितने भागों में बांटा था, 7 भागों में बांटा था। जबकि हम स्टडी करने की दृष्टि से राजस्थान को 4 भागों में बांटते हैं। कई बच्चे ये समझते हैं कि जब 4 भाग पढ़ रहे हैं तो बाकी 3 भाग हमारे इनकम्प्लीट रह गए, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने जिस 7 भागों में राजस्थान को डिवाइड किया था, उन्हीं 7 को हमने 4 में कर दिया। यानी मेरा कहने का सिंपल सा ये मतलब है, यदि हम ये 4 भाग स्टडी कर लें तो अपने आप ये 7 भाग की क्या हो जाएगी, स्टडी हो जाएगी, ठीक है। जिसमें 2 भाग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। एक आपका इसमें ए लिख देता हूं, ये हो गया आपका थार का मरुस्थल, ये आपका भाग कौन सा हो गया, थार का मरुस्थल हो गया। और जो दूसरा पार्ट हो गया आपका, ये आपका हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश, जिसको मैं शॉर्ट में क्या लिख देता हूं, अरावली भी लिख देता हूं। तो इस तरह से हम इन दोनों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और उनकी वनस्पतियों और बाकी चीजों का भी अध्ययन करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में जो आपका तीसरा टॉपिक आएगा, थर्ड टॉपिक आता है, इस टॉपिक को हम कह सकते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें 2 चीजें आती है। एक तो आपकी आती है राजस्थान की विभिन्न नदियां, ये राजस्थान में कौन कौन सी नदियां बहती है, बारहमासी कौन सी है, मौसमी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, किस नदी पर सबसे बड़ा बांध बना हुआ है, या किस क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है, मृत नदी कौन सी है, अंतः प्रवाह की नदी कौन सी है। तो सारी नदियां हम इसमें क्या कर लेते हैं, इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा नदियों के अलावा जो राजस्थान में विभिन्न प्रकार की क्या है, झीलें हैं, लेक्स, कौन कौन सी झीलें हैं, तो झीलें भी किस में आती है, आपके अपवाह तंत्र में आती है। और झीलों में भी फिर 2 प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं, एक तो खारे पानी की झीलें और एक कौन सी होगी, ये मीठे पानी की झीलें हो गई। तो इनको भी इंपॉर्टेंट है, खारे पानी की झीलें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और मीठे पानी की झीलें भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो इसको हम अपवाह तंत्र में पूरे को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फोर्थ इसके पार्ट पर आते हैं हम, ये आपकी हो गई मृदा, विभिन्न प्रकार की राजस्थान की मिट्टियां, ठीक है। अच्छा, मृदा है तो साथ में कौन सी आएगी, आपकी वनस्पति आएगी। मृदा है तो फिर आपकी वनस्पतियां आ गई सारी की सारी। फिर वनस्पतियां हैं और मृदा है तो इसके साथ में आपके कौन से आएंगे, वन आएंगे। अब आपने देखा होगा, आप कोई भी पेपर पिछले साल का उठा लो, क्योंकि इस साल तो कोरोना है तो फिर पेपर इक्के दुक्के हुए थे या लगभग हुए ही नहीं थे। कोई भी आप पुराना पेपर उठा लो, उसके अंदर राजस्थान की जो नवीनतम वन रिपोर्ट है, नवीनतम वन रिपोर्ट 2-2 साल में आती है, तो जो सबसे लेटेस्ट वन रिपोर्ट है, वो वन रिपोर्ट पे क्वेश्चन हर एग्जाम में क्या करे गए, पूछे गए। तो यदि आपको ये वन रिपोर्ट नहीं आएगी तो मान के चलना 1 नंबर या 2 नंबर आपके क्या हो गए, परीक्षा में से माइनस हो गए। तो वो ये वन वाला क्षेत्र इसमें से क्या करा जाता है, पूछा जाता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि ये जो जितने भी टॉपिक मैंने मेन टॉपिक यहां पर लिखे हैं, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी में। इसके अलावा
एक आपका टॉपिक आता है जिसको हम क्या कहते हैं, जलवायु। यानी जलवायु आपका क्या हो गया, क्लाइमेट हो गया। यानी जलवायु हो गई, मॉनसून हो गई, कहां सर्दी पड़ेगी, कहां गर्मी पड़ेगी, कहां बरसात ज्यादा होगी, कहां पर आर्द्रता ज्यादा रहेगी, कहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, कहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी, वो एक एक चीज, या मौसम कैसा रहेगा, या वनस्पति कैसी होगी, वो भी हम पढ़ सकते हैं। और जब हम जलवायु पढ़ते हैं तो जलवायु का वर्गीकरण पढ़ेंगे, और जब हम जलवायु का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2012 के बाद से लगभग ज्योग्राफी के हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाता है कि आपको कोपेन का वर्गीकरण पूछा जाता है। कई बच्चे घबरा जाते हैं, ये क्वेश्चन देखने के बाद ही अटेम्प्ट नहीं करते, छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन से इजी है। तो कोपेन का वर्गीकरण आपसे पूछा जाता है, और भी है, कोपेन है, थॉर्नफेट है, ठीक है, ट्रिवर्था है, पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट किसका पूछा जाता है, ये कोपेन का जो बेसिक वर्गीकरण है ये आपसे पूछा जाता है। तो ये जो मैंने फिलहाल आपके सामने जितने भी पॉइंट लिखे हैं, ये सारे मैं साइड हो जाता हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ये जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं, इन सब पॉइंट्स को राजस्थान की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, बाकी नहीं भी ले सको तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान की ज्योग्राफी के साथ जो इकोनॉमिक्स मिक्स है वो आपका कौन कौन सा सिलेबस है, तो उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, देखिए उसको, सबसे पहले उसको देखने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो अब मैं यहां पर क्या हेडिंग डाल रहा हूं, ध्यान से देखना, ज्योग्राफी डाल रहा हूं, और ज्योग्राफी के साथ में क्या डाल रहा हूं, इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन डाल रहा हूं। ये बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं है, आपके सिलेबस में तो ज्योग्राफी में ही है, पर ये एक्चुअल में ज्योग्राफी नहीं हो कि इकोनॉमिक्स है, क्योंकि ज्योग्राफी जो फिजिकल बताई वो तो ओल्ड हो गया सारा, उसमें कुछ करंट वरंट नहीं पूछा जाता ज्यादातर। पर अब मैं जो टॉपिक ज्योग्राफी के लिखने जा रहा हूं वो आपको करंट के साथ लिंक करते हुए वो टॉपिक क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। आपको चैलेंज है, ओपन आप देख लेना, कोई भी टॉपिक, कोई भी पेपर, उसमें सब में आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें एक आपका सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कृषि, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। कृषि या क्या हो गया आपका, एग्रीकल्चर हो गया। इसमें आपकी सभी प्रकार की जो आ जाती है वो क्या आ जाती है, फसलें। जितनी प्रकार की आपकी फसल है वो सारी की सारी आपकी फसलें आ गई। जितनी भी प्रकार की आपकी कृषि मंडियां हैं वो सारी मंडियां आ गई। कृषि का आपका उत्पादन आ गया। नहीं आता क्या, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, 2015-16 में रबी की फसल का उत्पादन कौन से जिले में सबसे ज्यादा हुआ, 2015-16 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार चावल उत्पादन में कौन सा जिला फर्स्ट रहा, तो इस तरह से भी पूछे जाते हैं, तो वो सारे इसमें आ जाएंगे। अब देखो इसके बाद कृषि में जो क्वेश्चन आता है, सरकार की विभिन्न योजनाएं, किसान के कल्याण के लिए जो सरकार योजनाएं चलाती है, भले उसमें प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हो, भले उसमें आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना हो, भले उसमें आपका प्रधानमंत्री जो कृषि बीमा योजना चल रही है पूरे भारत में वो हो, तो वो सारी योजनाएं कृषि कल्याण योजना इसके अंतर्गत आ जाती है। तो एक पूरे के पूरे व्यापक रूप में हम किसको पढ़ते हैं, कृषि को पढ़ते हैं। खरीफ क्या होती है, रबी क्या होती है, जायद की फसलें क्या होती है, बागबानी फसलें क्या होती है, व्यापारिक फसलें क्या होती है, वो ओवरऑल जितना भी अध्ययन किया जाता है विद लेटेस्ट आंकड़ों के साथ, विद लेटेस्ट डेटा, और वो भी डेटा कोई इधर उधर गाइडों से नहीं, जो सरकारी वेबसाइट्स है उनसे आपको प्रॉपर ऑथेंटिकेट डेटा दिया जाता है। तो ये हो गया कृषि वाला। अच्छा, इसमें दूसरे नंबर के टॉपिक पे आते हैं, तो ये भी आपका बहुत फेवरेट टॉपिक है, और शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें ये टॉपिक पूछा नहीं गया हो, शायद ही मेरे ख्याल से कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें नहीं है, जनसंख्या व जनगणना। तो जनसंख्या पूछी जाती है, जनगणना के पुरुष कितने, महिला कितनी, साक्षरता दर कितनी है, लिंगानुपात कितना है, बाल लिंगानुपात कितना है, या जो धर्म के हिसाब से आबादी का परसेंटेज है वो कितना है, अनुसूचित जाति या जनजाति कितनी है, लिंगानुपात सर्वाधिक कहां पर रहा, ये सारे। और एक चीज आजकल और इसमें टॉपिक में पूछी जा रही है कि राजस्थान में कार्यशील आबादी कितनी है, राजस्थान में कार्यशील आबादी कितनी है, तो वो एक तरह से आपका बेरोजगारी से संबंध आ जाता है। आप ध्यान रखना, कभी भी पागल हो गया, साधु हो गया, वृद्ध हो गया, बच्चा हो गया, इनको बेरोजगार नहीं माना जाता। ठीक है, तो बेरोजगारों का क्या आंकड़ा है, किस तरह से कार्यशील आबादी को डिफाइन कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें क्या करी जाती है, इंक्लूड की जाती है।
इसके बाद एक टॉपिक आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स का, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी का, पशुधन व पशुगणना। इसको हम क्या बोलते हैं? पशुधन व पशुगणना के नाम से क्या करते हैं, इसको हम जानते हैं। ठीक है, इसमें आपको लेटेस्ट पशुगणना राजस्थान की जो याद रखनी है, हालांकि लेटेस्ट 2017 वाली है, पर अभी तक वेबसाइट पर 17 के पूरे आंकड़े नहीं आए हैं, पर तो भी मैं आपको 2017 और जो पुरानी थी 2015 दोनों के अकॉर्डिंग, भाई 12 में हुई थी एक तो, ठीक है, 7 में हुई, 12 में हुई, उसके बाद 17 में हुई, तो 12 और 17 दोनों को कंपेयर करा के आपको समझाएंगे इसको। साथ में पशुधन, यहां पर आपका जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रजाति पर आते हैं। जैसे गाय की नस्लें आपको ध्यान रखनी है, भैंसों की नस्लें आपको ध्यान रखनी है, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, मुर्गी हो गई, ऊंट हो गए, घोड़े हो गए, उनकी सबकी नस्लें आपसे पूछी जाती है। और वहां पर आप कंफ्यूज होते हो, आप कंफ्यूज होते हो भेड़ और बकरी में, यानी आप भेड़ की नस्लें याद करते हो, उसको बकरी के साथ मिक्स कर देते हो, तो वहां क्वेश्चन गलत हो जाता है, जबकि क्वेश्चन इजी है। या आपको यह पूछा जाता है कि फलानी, जैसे राठी नस्ल की गाय राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मिलती है, तो कोई फिक्स थोड़ी है, आपको तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे सूटेबल है वो वहां पर क्या करना है, पुट करना है। तो सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि नस्ल आधारित जीव कौन कौन से कहां मिलते हैं। फिर यहां पर पशुधन से रिलेटेड आपकी जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, वो सारी की सारी योजनाएं क्या करी जाती है, पूछी जाती है। जो भी योजनाएं आपकी, कि भाई जैसे मुर्गों के लिए योजना आई थी कड़कनाथ योजना, गायों के लिए गोधन योजना आई थी, भेड़ों के लिए अविका योजना आई थी, क्योंकि भेड़ केंद्रीय भेड़ प्रजनन और अनुसंधान संस्थान कहां पर है, अविका नगर। अविका नगर कहां पर हो गया, टोंक में हो गया। ऐसे गायों का जो पश्चिमी क्षेत्र केंद्र कहां पर है, भैंसों के सीमन केंद्र कहां पर है, या आपके जो दूसरे बैल होते हैं, सांड होते हैं, उनके सीमन केंद्र कहां पर है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। ऐसे अगला जो चौथा टॉपिक आता है, इस टॉपिक को हम कहते हैं उद्योग। ठीक है, उद्योग का मतलब क्या होता है, आपकी इंडस्ट्री होती है। इसमें आपके सारे टॉपिक आ जाते हैं। जैसे एक आपका इसमें हो गया सूती वस्त्र उद्योग हो गया, फिर इसमें आपका लौह इस्पात उद्योग हो गया, फिर इसमें आपका कौन सा हो गया, चीनी उद्योग हो गया, फिर इसमें आपका पत्थर उद्योग हो गया, जितने भी स्टोन्स हैं वो स्टोन्स वाले चीजें हो गई। फिर उद्योग में आते हैं तो आपका इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा उद्योग हो गया, डेयरी उद्योग हो गया। डेयरी उद्योग बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कितना दूध का उत्पादन आरसीडीएफ करता है, कितना दूध का पाउडर बनता है, पाउडर बनाने के कारखाने कहां पर हैं, दूध शुद्धिकरण संयंत्र कहां पर है, इसी तरह टेट्रापैक संयंत्र कहां पर है। ठीक है, ये सारा चीजें पूछी जाती है। या फिर जो सहकारी समितियां हैं जो दूध का संकलन करती है, वो टोटल कितनी है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये उद्योग के बाद हमसे पूछा जाता है उद्योग की योजनाएं, और इसमें भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्योग आपसे पूछा जाता है एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। सरकार चाहती है कि जो रोजगार है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपलब्ध होंगे जब हम वृहद उद्योग को तो रहने देंगे और एक तरफ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग पे पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि इन उद्योगों को लगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता कम होती है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या प्रदान करता है, रोजगार प्रदान करता है। तो इसलिए एमएसएमई उद्योगों पर जो क्या दिया जा रहा है, जो आपके एमएसएमई उद्योग है उन पर क्या दिया जा रहा है, मुख्य रूप से बल दिया जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा उद्योग की सारी योजनाएं निश्चित रूप से आपसे पूछी जाती है। ठीक है, आपका सबसे मैं एक परीक्षा का उदाहरण लूंगा, कॉलेज लेक्चरर। कॉलेज लेक्चरर में तो उद्योगों का अलग ही पूरा टॉपिक दे रखा है। यह आपने देखा होगा विभिन्न डिपार्टमेंट के क्वेश्चन जो परीक्षाएं होती है उसमें भी उद्योग से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो यह आपका कौन सा हो गया, उद्योग वाला। इसके बाद 5वें नंबर पे आपका टॉपिक हो गया कौन सा, परिवहन। कौन सा हो गया, परिवहन हो गया। परिवहन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और परिवहन में आपके तीनों तरह के परिवहन पूछे जाते हैं। मैं तीनों तरह के क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि राजस्थान में कोई स्पेसिफिक जल परिवहन नहीं है। एक वायु परिवहन है, भाई वायु मतलब हवाई जहाज, हवाई यात्रा के हवाई अड्डे पूछता है। स्कीम है जो पूछता है, सस्ती स्कीम, अभी आपने देखा होगा प्लान चल रहे थे तो फ्लाइट है। या नया एयरपोर्ट राजस्थान में कौन सा है, कुल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स कितने हैं। सड़क परिवहन में आपसे सारे के सारे जो नेशनल हाईवेज हैं वो सारे के सारे नेशनल हाईवेज क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। इसी तरह नेशनल हाईवे के अलावा आपने देखा होगा आपसे परिवहन में एक परिवहन और पूछा जाता है, आपका रेल परिवहन, रेल ट्रांसपोर्टेशन पूछा जाता है। अच्छा, इसमें भी एक विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता है
कि कुछ नेशनल हाईवे के नंबर चेंज हुए हैं, तो वो चेंज नंबर भी आपको याद रखने, पुराने नंबर भी याद रखने, तो एक थोड़ा कंफ्यूजन है, पर प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आ जाएगी। फिर सड़क बनाने वाली हमारी संस्थाएं कौन सी, मैं जितने भी टॉपिक आपको बता रहा हूं इन टॉपिक की हमें संस्थाएं भी पढ़नी पड़ेगी। उद्योग की कौन कौन सी संस्थाएं, जैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आ गया, ठीक है। फिर पत्थर के लिए स्टोन पार्क कहां पर बना रखे हैं, ईपीआईपी सेंटर राजस्थान में कितने हैं, राजस्थान में सेज कितने हैं, सेज आपने पहले भी नाम सुना होगा, सेज, सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट या विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, तो राजस्थान में सेज कितने, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ऐसे करके आपको एक कंबाइंड स्टडी इसमें पूरी की पूरी क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। एक आपका आता है इसमें जल संसाधन, जल संसाधन, जल संसाधन का मतलब हो गया जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, वो नदी घाटी परियोजनाएं आपसे पूछी जाती है, साथ ही साथ उन पर बने हुए बांध हो गए, उनसे कौन कौन सी लिफ्ट नहरें निकल रही है, जैसे इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर जो पश्चिमी राजस्थान या मरुभूमि की गंगा मानी जाती है, तो ये जो नहर है इससे रिलेटेड जो लिफ्ट योजना है उनके भी क्वेश्चन आपके साथ क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको इसमें क्या रखनी, याद रखनी है। राजस्थान में जल संसाधन कौन कौन से हैं, कहां पर हैं, डार्क जोन कौन कौन से हैं, सबसे ज्यादा जो फ्लोरोसिस के रोगी हैं वो भी कहां पर हैं, राजस्थान में। और फ्लोरोसिस क्या होता है, आप जो पीने का पानी होता है उसमें आप क्या करते हो कि फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, हम कोई भी रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट यानी आरओ प्लांट लगा दें पर फ्लोराइड की मात्रा उसमें से बहुत कम नहीं होती। लंबे समय तक जब हम फ्लोराइड का सेवन करते हैं तो इस पानी के माध्यम से फ्लोराइड बॉडी में जाता है, दांतों का पीलापन हो या उसके अलावा आपने देखा होगा हड्डियों का मुड़ना हो, रीढ़ की हड्डी मुड़ने लग गई, हाथ पांव की हड्डियां मुड़ने लग गई और व्यक्ति झुक जाता है, क्योंकि शरीर को मेन स्तंभ प्रदान करने वाली जो आपकी हड्डी होती है जिसको हम कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं वो मुड़ने लगती है और व्यक्ति कुबड़ा हो जाता है। तो ये पानी जिस क्षेत्र में पाया जाता है नागौर अजमेर के, उसको हम क्या कहते हैं, कुबड़ पट्टी। ये बहुत बार आपने सुना है, आपका जब मैं सिलेबस कराऊंगा तब ये चीज आपके यहां पर आएगी, ठीक है। तो ये आपको मैंने जो जो टॉपिक बताए, ये तो मैंने कुछ एक बताए, इसमें और भी ऐसे टॉपिक हैं जैसे परिवहन वरिवहन, ये सारे तो हो गए, जनसंख्या भी मैंने आपको बता दी, कृषि वाला टॉपिक भी मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। तो ये सारे जो कंबाइंड टॉपिक जितने के जितने हैं इन सबको हम इकोनॉमिक सेक्शन के अंतर्गत लेते हैं। सपोज कृषि का क्वेश्चन आया सीधे करंट पे पूछ लेगा, उद्योग का क्वेश्चन आया तो जो राजस्थान सरकार की स्कीम चल रही है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे किसमें पूछ लेगा, परिवहन में पूछ लेगा। एक टॉपिक में और बताना चाहता हूं, ये टॉपिक आपका कल्चर यानी कला संस्कृति और ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स के बीच का कॉमन टॉपिक होता है और इस टॉपिक को हम क्या कहते हैं, पर्यटन। इस टॉपिक को हम क्या कहते हैं, पर्यटन कहते हैं, ठीक है ना। पर्यटन मतलब क्या होता है, जैसे आपके कितने पर्यटक राजस्थान आए, अब मैं बोलूं मंदिर कहां है, दुर्ग कहां है, तो वो कल्चर वाला पार्ट हो गया। पर अगर मैं ये बोलूं कितने पर्यटक राजस्थान आए, उसमें से विदेशी कितने थे, देशी कितने थे, उनका परसेंटेज कितना था, यहां पर पर्यटकों के लिए राजस्थान सरकार ने कौन कौन सी स्कीम चलाई है, क्योंकि राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा क्या किया था, प्रदान किया था। अच्छा, पर्यटन को लेके जो सबसे पहले ऑन व्हील्स ट्रेन है, जो सबसे पुरानी भी हेरिटेज ट्रेन मानी जाती, वो भी राजस्थान में चलाई गई थी। तो वो सारी चीजें पर्यटन की जो कवर होती है, कितने सर्किट्स हैं, वो इसमें टॉपिक में कवर होता है। एक और टॉपिक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि जितने याद आ रहे हैं मैंने आपको सामने यहां पर डिस्कस कर दिए। एक और टॉपिक है आपका, थोड़ा सा मेरे को यह चीज डिलीट करनी पड़ेगी, मैं यहां थोड़ा सा हटा देता हूं, कृषि वाला। देखो, एक आपका जो टॉपिक है वो है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन यानी इसको पावर रिसोर्सेज के नाम से भी हम क्या करते हैं, ऊर्जा संसाधन को जानते हैं। अब ऊर्जा संसाधन में राजस्थान में जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, वो सौर ऊर्जा हो, वो जल ऊर्जा यानी हाइड्रो पावर हो, पवन ऊर्जा हो, या उसके अलावा समुद्री या ज्वारीय ऊर्जा हो, या भूतापीय ऊर्जा हो, या फिर हमारी जो कन्वेंशनल ऊर्जा होती है, कोयले से मिल रही है, पेट्रोलियम से मिल रही है, वो सारी ऊर्जाएं हो। तो ये सारी चीजों को हम ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और इनके भी संस्था हो गई, इनकी भी स्कीम्स हो गई, वो सारी आपसे क्या करी जाती है, पूछी जाती है। तो दोस्तों देखो, ये जो सिलेबस मैंने आपके सामने पूरा बताया, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी है और फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ इसमें आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन भी है, ये सारे पोर्शन मैं आपको पूरे के पूरे क्या कराऊंगा, कवर कराऊंगा। करंट में सवाई जी कराएंगे वो तो अलग है, उसके अलावा इनका कुछ एक और थोड़ा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो यहां पे मैं इनको बताते जाऊंगा। तो
तो आज केवल सिलेबस का इंट्रोडक्शन लेक्चर था। कल मैं आपको इसके सिलेबस से स्टार्ट करूंगा, कोई भी पार्ट ले लेंगे आपका जो आपको अच्छे समझ में आए, और वहां से लेकर हम इसको कंटिन्यू क्या करेंगे, चलाएंगे। तो दोस्तों, आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट है, क्योंकि आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं, हमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव होता है, और साथ ही हमें यह पता चलता है कि अभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनको कैसे दूर करके और इफेक्टिव वे में आपके सामने आ सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे विदा लेना चाहूंगा, और कल मैं वापस मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।